Hello everyone, this is Maha, your English instructor from tutoria.pk. I hope you all are doing good and are in great spirits. In today's video lecture, we are going to talk about summary for Unit 16, जिसका नाम है School versus Education. So let's begin. फर्स्ट पैराग्राफ में राइटर बात करता है कि 6 साल की उम्र तक जो बच्चे होते हैं वो बहुत सारी स्किल्स सीख चुके होते हैं। किस तरीके से? जो प्री स्कूल ईयर्स होते हैं, प्री स्कूल ईयर्स कौन से होते हैं? स्कूल में एडमिशन लेने से पहले जो एजुकेशन हम घर में रह के रिसीव कर रहे होते हैं, बेसिक एजुकेशन, अगर बच्चा उसमें अटेंटिव रहे और उसमें हर चीज़ को एब्जॉर्ब करे, अच्छे से समझे, ऑब्जर्व करे, तो उस टाइम तक 6 साल की उम्र तक एवरेज जो बच्चे होते हैं वो बहुत सारी स्किल्स ऑलरेडी सीख चुके होते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में राइटर टेलीविज़न के प्रोज एंड कॉन्स की बात करता है। अब जो राइटर बात करेगा, आप देखिएगा, इसमें इंटायरली पॉजिटिव बातें नहीं होंगी, इंटायरली नेगेटिव बातें भी नहीं होंगी। जब बच्चे टेलीविज़न देखते हैं तो वो अपने अंदर उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, उस चीज़ को बहुत कीनली समझ रहे होते हैं। तो टेलीविज़न देखने से बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं और सीख जाते हैं, जैसे कि हाउ टू पिक अ लॉक, कि चाबी के बगैर आपने ताला कैसे खोलना है, या फिर अगर वो कोई शो देख रहे हैं तो उससे वो ये चीज़ भी सीख सकते हैं कि एक बैंक की रॉबरी किस तरीके से, डिटेल तरीके से किस तरह करनी है। और फिर अगर कोई शो देखा जा रहा है जो लॉन्ड्री से रिलेटेड है, तो आपको ये भी बताया जाता है थ्रू डिफरेंट शोज़ के जो सफ़ेद कपड़े हैं उनको 2 टाइम्स मोर वाइटर किस तरीके से करना है। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग शोज़ रिलेटेड टू सम मर्डर्स, तो उसमें बच्चों को ये चीज़ भी बताई जा रही होती है जब वो देख रहे होते हैं कि सोफिस्टिकेटेड वेपन्स को यूज़ करते हुए आपने किसी का मर्डर कैसे करना है। यू सी, टेलीविजन इज कास्टिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द ऑडियंस। तो बच्चे बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें सीखने के साथ साथ नेगेटिव चीज़ें भी सीख रहे हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। अब बात आ जाती है पेरेंट्स के रोल की। बच्चे पेरेंट्स को देखते हुए, उनके एक्शंस को ऑब्जर्व करते हुए क्या क्या सीख सकते हैं। अगर किसी के पेरेंट्स स्मोक करते हैं तो बहुत छोटी एज में उनको पता चल जाता है कि स्मोक किस तरीके से किया जाता है और स्मोक करना भी एक एक्शन है। उनको पता चल जाता है कि कितना झूठ एक फैक्ट में मिलाया जाए तो वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल लगेगा और बहुत ज़्यादा कोई होशियारी वाली बात लगेगी, जो कि वो अपने पेरेंट्स को देख के सीख रहे होते हैं। और जब वो गुस्से में हो तो उन्हें कौन सा टोन रखना है, कैसी लैंग्वेज यूज़ करनी है टू एक्सप्रेस देयर एंगर, या फिर उनको स्पीड लॉस को या कोई भी रूल को वायलेट करना है, किस तरीके से करना है कि वो पकड़े ना जाएं। लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ पैराग्राफ। अब फोर्थ पैराग्राफ में राइटर कहता है कि जब ये स्टेज आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें बच्चे को समझ आ गई हैं, बहुत सारी चीज़ें उसने सीख ली हैं, अब बच्चा जो है वो तैयार है कि उसका एडमिशन स्कूल में किया जाए, उसको स्कूल में एडमिट किया जाए। फिर राइटर कहता है कि स्कूल के पहले ही दिन बच्चे को बहुत सारे लेसन्स पढ़ा दिए जाते हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पैराग्राफ। अब जब बच्चा स्कूल में एडमिट हो चुका है, वहाँ भी वो चीज़ें अपनी सराउंडिंग में ऑब्जर्व करके बहुत सारी सीखेगा, जैसे कि टीचर्स जो हैं ये बताने के लिए कि वो एक यूनियन से ताल्लुक़ रखती हैं और इकोनॉमिक उसके एडवांटेजेस बताने के लिए, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बताने के लिए क्या करेंगी कि अगर कोई बच्चा टाइम पे स्कूल पे नहीं आया तो उसके लिए स्कूल के गेट्स बंद कर दिए जाएंगे, टू शो के वो लेट है, उसको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं और कुछ ड्यूटीज़ टीचर को असाइन है जो उनको पूरी करनी ही करनी है फॉर इकोनॉमिक पर्पसेस। तो जब सारे टीचर्स का ग्रुप ये चीज़ को फॉलो करेगा, तो ये चीज़ किस चीज़ को पोर्ट्रे कर रहे हैं कि दे आर बिलोंगिंग टू अ यूनियन। वो ये पोर्ट्रे कर रहे हैं कि एक ही यूनियन से उनका ताल्लुक है। फिर बात आ जाती है अगेन पेरेंट्स की कि अब पेरेंट्स किसी ग्रुप से हम आहंगी को किस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, बच्चों के सामने किस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं। वेस्टर्न साइड पर ब्लैक पीपल को बहुत ज़्यादा लुक डाउन अपॉन और सप्रेस किया जाता है जस्ट बिकॉज दे आर नॉट वाइट, उनको इतनी वैल्यू नहीं दी जाती है। अब जब बच्चे अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि जस्ट बिकॉज ऑफ पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, जस्ट बिकॉज के एक स्किन कलर की वजह से कुछ लोगों की तरफ बुरा रवैया रखा जा रहा है, तो वो भी वही चीज़ फॉलो करेंगे कि ये दिखाने के लिए कि हम भी एक ग्रुप से हम आहंगी रखते हैं।
तो बच्चे अपनी सराउंडिंग से सीख रहे होते हैं, अपने पेरेंट्स के प्रैक्टिकल एक्शन से, अपने टीचर के प्रैक्टिकल एक्शन से सीख रहे होते हैं। इन द लेटर इवेंट द चाइल्ड मे रिसीव विजुअल इंस्ट्रक्शंस। किस चीज़ की विजुअल इंस्ट्रक्शन? और जब वो स्कूल में चला गया है बच्चा, वो देखेगा कि कुछ बच्चों का ग्रुप बसेस पर स्टोनिंग कर रहा है, यानी पत्थर मार रहा है। वो ये चीज़ सीखेगा। अपने इर्द गिर्द ये भी चीज़ देख सकता है कि एक क्राउड है, बहुत ज़्यादा लोग हैं और कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, तो पुलिस ऑफिसर उनको किस तरीके से कंट्रोल कर रही है? बाय अ नाइट स्टिक, लाठी मार के उनको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उनको कंट्रोल में लाया जा रहा है, या फिर टीयर गैस छोड़ दी जा रही है। फिर राइटर ये सारी चीज़ों को मेंशन करने के बाद कहता है फॉर्मल एजुकेशन हैज़ बिगन। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ में किस बारे में बात होती है? ड्यूरिंग फॉर्मल एजुकेशन द चाइल्ड लर्न्स दैट लाइफ इज फॉर टेस्टिंग। लाइफ सिर्फ टेस्ट के बारे में है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की जाएगी हमारे एजुकेशनल सिस्टम के बारे कि टेस्टिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। दिस स्टेज लास्ट फॉर 12 ईयर्स। 12 साल तक बच्चा किस स्टेज से गुजर रहा होता है? जिसमें वो अपने टेस्टर्स को सेटिस्फाई कर रहा होता है। टेस्टर्स कौन होते हैं? जो हमसे टेस्ट ले रहे होते हैं, हमारे एग्जामिनर्स, हमारे टीचर्स। अगर आपको किसी सब्जेक्ट को पास करना है या अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस शो करनी है, तो व्हाट यू आर सपोज टू डू इज यू आर सपोज टू सेटिस्फाई द डिमांड्स ऑफ योर टेस्टर्स। जो उनको जवाब चाहिए, अगर आप वही टेस्ट में लिखोगे, then only you are considered a smart student. तो यही बात राइटर ने की है। The stage lasts 12 years, a period during which the child learns that success comes from telling testers what they want to hear. Let's move on to next paragraph. इसमें राइटर क्या कहता है? एट दिस पॉइंट द एजुकेशन बिकम्स मोर सटल। एजुकेशन और क्रिटिकल हो जाती है। और फिर यहाँ पे बात आती है दो टाइप के स्टूडेंट्स की, स्मार्ट स्टूडेंट्स एंड डम स्टूडेंट्स। द चाइल्ड टॉट बाय स्कूल कि वो एक डम स्टूडेंट है, तो अगर वो डम है फिर भी तो वो दूसरे ग्रेड में प्रमोट किया जा रहा है। या तो अगर वो डम हो, उसके अंदर कैपेबिलिटीज नहीं है, ग्रास्पिंग कैपेबिलिटीज नहीं है, तो उसको कुछ देर एक ही ग्रेड में रखा जाए। जब उसने आगे प्रमोट होना ही है तो उसको डम का टैग देना ही क्यों है? तो इस तरीके से क्या होता है कि एक चाइल्ड में इंसेंटिव नहीं आता, मोटिवेशन नहीं आती है कि वो भी दूसरे बच्चों की तरह स्मार्ट हो सके, क्योंकि उसे पता है कि अगर मेरे में एक सर्टेन कैपेबिलिटी नहीं है फिर भी मैंने आगे प्रमोट होना ही है। Let's move on to next paragraph. What is the point of school besides attendance? राइटर ये क्वेश्चन करता है कि अटेंडेंस से हट के स्कूल का पॉइंट क्या है। यहाँ पे भी आपने देखा होगा पाकिस्तान में कि बहुत से स्टूडेंट सिर्फ अटेंडेंस के लिए स्कूल जा रहे होते हैं, लेक्चर सुनने के लिए नहीं जा रहे होते, क्योंकि अटेंडेंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस और वेटेज रखी होती है टीचर ने और एजुकेशन सिस्टम ने। The child wonders. As the end of the first formal stage of education approaches, school answers this question. तो स्कूल खुद ये क्वेश्चन आंसर करता है कि स्कूल की इम्पोर्टेंस क्या है। स्कूल एक्चुअल में बच्चे को इक्विप कर रहा होता है, तैयार कर रहा होता है किस चीज़ के लिए? कॉलेज के लिए, नेक्स्ट लेवल ऑफ एजुकेशन के लिए। Let's move on to next paragraph. Children who have been taught that they are smart have no difficulty. They have been happily telling testers what they want to hear. तो ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको स्मार्ट का लेबल दे दिया जाता है, जिनके ऊपर ये स्टैंप लगा दी जाती है, दे आर स्मार्ट स्टूडेंट्स, वो किस बेसिस पे दी जाती है? कि वो अपने एग्जामिनर्स को वही आंसर्स दे रहे होते हैं जो उन्हें सुनने होते हैं, तो इस वजह से उनको स्मार्ट कह दिया जाता है। ऐसे स्टूडेंट्स फॉर्चुनेट होते हैं कि उन्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है एंड दे लर्न कि वो ही अमेरिका की होप बन सकते हैं। सो एक ये टॉन्टिंग वे में बात की जा रही है कि कैसे स्टूडेंट्स को अमेरिका की होप समझा जा रहा है, जो कि अपने टेस्टर्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। एंड अगेन व्हाई आर वी स्पेसिफिकली मेंशनिंग अमेरिका? क्योंकि ये चैप्टर जो है राइटर ने अमेरिका की ऑडियंस को माइंड में रख के उनको टारगेट करते हुए लिखा है। Let's move on to next paragraph. Children whose education has been limited to adjusting themselves to the low estimates of the college. अब जब स्कूल ने उनको ये बोल दिया है कि वो डम हैं, वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, इतने स्मार्ट और इंटेलिजेंट नहीं है सब्जेक्ट्स में, ग्रास्पिंग कैपेबिलिटीज़ नहीं हैं, तो ये टैग्स और लेबल्स देने का रीज़न क्या बनता है? जब उन्होंने भी कॉलेज में एडमिशन लेना ही है, उनको भी कॉलेज में प्रमोट किया ही जाएगा, तो वो कॉलेज थोड़ा लो ग्रेड का कॉलेज होगा, बट अगेन दे आर बीइंग प्रमोटेड टू द कॉलेज, राइट?
नाउ वी आर डिस्कसिंग पैराग्राफ 11। अब इस पैराग्राफ में अगेन राइटर एक क्वेश्चन पूछता है। एट दिस स्टेज ऑफ एजुकेशन अ फ्रेश क्वेश्चन अराइजेस। वो क्वेश्चन क्या है कि इफ़ द पॉइंट ऑफ लोअर एजुकेशन वाज टू गेट इनटू कॉलेज, कि अगर एक वीक स्टूडेंट भी कॉलेज में जा रहा है तो कॉलेज का पॉइंट या रीज़न क्या है। कि जो सारे टाइप के स्टूडेंट्स हैं, ईदर दे आर डम और स्मार्ट, वो सारे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, तो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ कॉलेज? The answer is soon learn. The point of college is to prepare a student next level के लिए, और वो क्या है? यूनिवर्सिटी के लिए। अब स्टूडेंट बड़ा हो चुका है, ही और शी इज़ नॉट अ चाइल्ड एनी मोर। अब उसको नेक्स्ट लेवल के लिए इक्विप किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, विच इज़ ऑफ यूनिवर्सिटी। So यहाँ पे क्या होता है? In college the student learns that it is no longer enough simply to tell the testers what they want to hear. पहले क्या होता था कि आपको अपने एग्जामिनर्स को या टेस्टर्स को सेटिस्फाई करना होता था कि जो वो डिमांड कर रहे हैं आंसर्स, वही अगर आप आंसर्स दोगे देन ओनली यू कैन बी अ गुड परफॉर्मर इन स्टडीज़, अदरवाइज आपका फ्यूचर डार्क है। तो जो ये नोशन है यहाँ पे आके रिजेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे आपको अगर प्रमोट होना है तो आपको टेस्टर्स को सेटिस्फाई करके प्रमोट नहीं हो सकते हो। जब यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लेना होता है तो एंट्री टेस्ट के फेज से गुजरना होता है। वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं टेस्ट देते हैं, लेकिन वेरी सिलेक्टिव स्टूडेंट्स गेट सिलेक्टेड। तो यहाँ पे जो होता है ये नोशन कि आप टेस्टर या एग्जामिनर की डिमांड को सेटिस्फाई करके आगे प्रमोट हो सकते हो, ये नोशन भी यहाँ पे रिजेक्ट हो जाती है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ में राइटर कहता है दोज एक्सक्लूडेड। अब जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ है उनको एक्सक्लूडेड करके रेफ़र किया जा रहा है। उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती हैं, वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ से महरूम हो जाते हैं। उनके पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स नहीं आते जिनके थ्रू वो मेडिकल की फ़ील्ड में, कॉर्पोरेट बोर्ड रूम की फ़ील्ड में जा सकते थे। अब ये स्टूडेंट्स जो होते हैं इनके माइंड में, इनके हार्ट में कुछ इमोशंस जो होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। हेट्रेड के इमोशंस आना शुरू हो जाते हैं। वो समझते हैं कि जिन स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला वो बहुत ही कनिंग स्टूडेंट्स हैं। ड्यू टू देयर कनिंग वेज उनको पता था कि कैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और उन्होंने लिया। सो वो इस चीज़ को कनिंग कह के और ये चीज़ भी कह देते हैं कि ये अनप्रिंसिपल्ड रूल्स हैं जिसके थ्रू उनको एडमिशन मिला। फिर ये चीज़ें रेज बनती हैं एक स्टूडेंट के अंदर। लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड लास्ट पैराग्राफ। इसमें फिर राइटर कॉन्सिक्वेंस की बात करता है कि जो इमोशन अब एक स्टूडेंट में आ चुके हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। द स्टूडेंट लर्न्स द इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्ट्रॉइंग कंपेटिटर्स। अब वो हेल्दी कंपटीशन नहीं करता, उसके माइंड में होता है कि अगर उसको अब आगे बढ़ना है और अपनी एक पहचान बनानी है तो उसको अपने कंपेटिटर को डिस्ट्रॉय करना है। हेल्दी कंपटीशन नहीं करना, उसे सिरे से डिस्ट्रॉय कर देना है। And emerges richly prepared to play his role in the great simmering melodrama of American life. तो मेलोड्रामा ऑफ अमेरिकन लाइफ, अगेन राइटर अमेरिकन लाइफ पे टॉन्ट करते हुए उसको मेलोड्रामेटिक करार देता है और कहता है कि इस तरीके से जो स्टूडेंट्स, जो डम स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपना रास्ता निकालते हैं कि वो इस तरीके से एक रोल प्ले कर सकते हैं अमेरिकन लाइफ में और नोटिस हो सकते हैं, वैल्यूड हो सकते हैं, विच इज़ द रॉन्ग वे। लेट्स मूव ऑन टू द कंक्लूजन। अब यहाँ पे क्या बात होती है कि जो फॉर्मर स्टूडेंट्स हैं जिनकी बात की जा रही है, जिनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला था, उनकी डेस्टिनी फुलफ़िल हो चुकी है। उनके पास अब सारी लग्ज़रीज़ होंगी, रेयर पोर्सिलेन होगा। पोर्सिलेन होता है चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो होंगे, बहुत महंगे कारपेट्स होंगे, हर तरह की लग्ज़री होगी उनके पास, उनके बैंक अकाउंट्स फुल होंगे। फिर राइटर कहता है कि मे बी उनको किसी दिन इतना टाइम मिले कि वो अपनी बुक्स खोलें और उनमें क्यूरोसिटी के साथ एजुकेशन को ढूंढें, अपने आप को ट्रू मीन्स में एजुकेट करें, उनकी तरफ इंक्लाइंड हो बुक्स की तरफ, कुछ एक्चुअल में सीखने के लिए। सो ये हमारे एजुकेशनल सिस्टम के फ्लॉज को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा था कि ज़रूरी नहीं आप स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो बुक्स पढ़ रहे हो उससे आप एक्चुअल में अपने आप को इनलाइटन कर रहे हो या एजुकेट कर रहे हो। एजुकेशन वो होती है जो आप एक्चुअल लाइफ में प्रैक्टिकली जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। So with this we have come towards the end of our today's video lecture. I hope जो भी आज हमने पढ़ा वो आपको क्लैरिटी के साथ समझ आया होगा। Inshallah we'll be talking about some new topic in our next video. Till then, take care.
This is Maha, your English instructor from tutoria.pk signing out.